हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है, लेक्चर 1 इसके इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की, क्या इस चैप्टर का यूज आगे के और चैप्टर्स में होने वाला है या नहीं, क्या इसका यूज 12th में भी होगा, ये सब जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, नहीं ये सब हम लोग इस इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन से टर्म का नॉलेज पहले से होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, उस सब पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो हम कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, ये मेरा क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स है। ठीक है, ये क्लास 11th के हैं, CLASS क्लास 11th के। ठीक है, और बाकी सब ये सब मेरा क्लास 12th है, यानी कि क्लास 12th में भी ये यूज़ होने वाला है। इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत आसान सा चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है, पर इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना कई चैप्टर्स में, जैसे कि देखिए क्लास 11th का बात करें तो चैप्टर 3 जो हमारे जस्ट इसके बाद का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर बाद वाला चैप्टर अपने पहले वाले चैप्टर से लिंक होता है। तो इसी तरह चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसमें भी कुछ टर्म्स में इस रिलेशन एंड फंक्शन का यूज होने वाला है। देन चैप्टर 13 में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो पढ़ेंगे उसमें भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसमें भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, तो इस वजह से, और ये चूंकि अब देखिए ना बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें मार्क्स उठाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देने पर भी ना ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, बहुत आसान सा स्वीट सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये इसलिए क्योंकि देख रहे हैं ना कितने ये, और ये ना केवल ट्रेलर है, ट्रेलर, जी हाँ ट्रेलर, ये फिल्म नहीं है पूरी, ये तो हम बस कुछ जो मेरे दिमाग में आए हम लिख दिए कि हाँ ये चैप्टर में इसका यूज होता है बस, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद जब क्लास 12th में हम लोग एंटर करेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 2 में, लेकिन क्लास 12th में जाएंगे ना तो उसमें भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 में मिलेगा, तो उसमें इसी के कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, तो उसके लिए तो भाई जरूरी है। ठीक है, तो हमको ये भी पता है कि क्लास 11th का बहुत ऐसा टर्म है जो कि इधर उधर हो ही जाता है ना, 12th तक जाते जाते तक में ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा भी अनुभव है, तो इस वजह से। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं अगर क्लास 11th में उसमें ध्यान नहीं दो और 12th में उसका यूज़ जब होता है तो फिर दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टीचर बताएंगे नहीं कि हाँ ये क्या है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे अब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अगर ये इस चैप्टर का कोई टर्म आ गया नहीं समझ में आया, पूछिए, ठीक है बताए, लेकिन उस समय क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर ही उस पार्टिकुलर टॉपिक पे बना हुआ है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा उतना क्लियर, इसलिए। तो रिलेशन एंड फंक्शन में, देन उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारे 12th में है चैप्टर 1, उसमें भी इसका यूज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब में यूज़ होने वाला है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, और भी ऐसे कई चैप्टर्स, मतलब ऐसे कई टॉपिक्स है जहाँ पे मेरा रिलेशन एंड फंक्शन का यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एक और चीज़ कि आखिर इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हमारा सेट जो चैप्टर 1 सेट है, क्योंकि जैसा हम बताएं अपना हर बाद वाला चैप्टर अपने पहले वाले चैप्टर से लिंक होता है, तो ये चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये भी ना सेट से थोड़ा लिंक है, यानी कि सेट के कुछ टर्म्स इसमें यूज़ होने वाले। अगर आप सेट पढ़ चुके हो तो बहुत बल्ले बल्ले, कोई बात ही नहीं है। देन अगर नहीं पढ़े हो, अगर नहीं नॉलेज है सेट का या फिर भूल भाल गए हो, तो उसके बाद हम जो टर्म यूज होने वाला हम यहाँ बताने वाले, यही सेट क्या होता है भाई, सब सेट जानना चाहिए, यूनियन क्या, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, बस यही छोटा मोटा टर्म्स यूज होगा, और कुछ साइंस बिलोंग्स टू, ये सब ज़्यादा कुछ यूज होने वाला नहीं कि बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, ये सब चीज़ इक्वल टू तो सब पते हैं, तो ये सब यूज़ होगा। अगर पता है तो आप वीडियो का स्किप कर सकते हो, हम और जाइए लेक्चर 2 में, वहाँ पे हम स्टार्ट किए हैं आराम से रिलेशन से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। देन नहीं तो फिर देखिए, कुछ नहीं 5 मिनट लगेगा, तो ये तो भाई टेलर है, इसमें भाई यूज़ तो होगा, यानी कि इस चैप्टर का बहुत यूज़ होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, और आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं लगने वाला टाइम भी इसमें। देखिए सेट क्या होता है ना, सेट ना एक ऑर्डर होता है, वेल डिफाइंड ऑर्डर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसे बोले, मान के चलिए कोई सेट ए लिए, ठीक है, ए सेट का कोई नाम ए ले लिए, और एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी कि मान के चलिए इसमें नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, तो ये नंबर का सेट हो गया ना। एक नंबर का सेट मतलब क्या, संग्रह, समूह ना, समुच्चय,
एक समूह हो गया, एक कलेक्शन हो गया, तो एक कलेक्शन है, इसी कलेक्शन को हम ए सेट के रूप में लिखे, ये सेट ए हो गया। देन अगर एक और सेट ले हम, लेट से बी सेट, और इस ये भी अगर किसी नंबर का सेट हुआ, मान के चले 2 3 1 भी दे दिए जाइए, 4 देन 5, ये भी ठीक है, ये भी एक सेट है, ये भी नंबर का सेट, ये भी कुछ सेट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर का सेट होता है। तो ये इस तरह का सेट होता है और रिप्रेजेंट यानी कि इसको लिखते हैं ऐसे हैं। सेट क्लियर है? सेट के बारे में तो अच्छे से अगर पढ़ना है तो सेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ ही लिए होंगे। देन उसके बाद देखिए सेट तो कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत आसान सी चीज़ है। और देखिए सबसेट क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसेट पे आते हैं। सेट तो मेरा क्लियर कि हाँ कुछ ऐसा हो, और सेट जरूरी नहीं कि नंबर का, किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है। मान के चलिए कोई लेट से एक सेट है जो कि कलेक्शन ऑफ, मान के चलिए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ 12th स्टूडेंट, से अपने स्टूडेंट का ही नाम लिखे अगर हम, तो से रघु, फिर अभी फिर प्रियंक, YANK प्रियंका, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ये भी मेरा एक सेट हो गया। ये किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है, किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है। देन अब हमको बात करना है सबसेट पे, इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि सेट में हम लोग तो पढ़े ही हैं क्या होता है सेट। सबसेट क्या होता है, देखिए सबसेट क्या होता है, मान के चलिए सबसेट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, सबसेट का ये सिंबल होता है। अब हम इस जो हम सेट लिखे हैं, इस सेट को देख करके हम लिख सकते हैं ए जो है ना मेरा सबसेट है बी का। अब समझिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कैसे कह रहे हैं? ऐसा तब होता है जब ए का ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट मेरे सेट बी में भी हो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट समझ रहे हैं ना, एलिमेंट जो सेट है यही 2 सेट ए का एलिमेंट, 3 भी मेरा सेट ए का एलिमेंट, 4 भी मेरा सेट ए का एलिमेंट, तो वही इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, यानी कि ए के का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी सेट के में भी हो, अगर ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में भी हो, तब हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखिए ना, ए का 1 भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ए का हर एलिमेंट बी में है ना, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए? क्या ऐसे हम क्या बोले, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। लेकिन क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है? 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, अच्छा 5 है क्या? 5 नहीं है, तो ये हम नहीं लिख सकते। इट इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से जो सबसेट क्लियर है, सबसेट क्लियर है ना? ठीक है, सबसेट क्लियर है। अच्छा एक आप बताइए, तो अगर हम ए लिए यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे बी लिए, देन यहाँ पे बी में लेते हैं 5 4 7 6, तो क्या ए हम कौन सा सही है बताइए, तो कौन सा सही है जरा बताइए, तो कौन सा सही है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज ए सबसेट ऑफ ए? क्लियर है, सिंपल है भाई, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए 4 भी है, 5 भी है, देन 6 भी है, तो सेट ये तो नहीं होगा, ये तो कैसे होगा ही नहीं, नॉट सबसेट। तो ठीक है, ये सबसेट क्लियर हो गया। देन यूनियन समझिए क्या होता है। यूनियन में क्या होता है ना, एलिमेंट ए के जितने एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, यानी कि यूनियन का कुछ सिंबल इस प्रकार होता है। यूनियन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसको यूनियन यू के शेप को इसको यूनियन कहते हैं। यूनियन क्या करता है ना, मान के चलिए ए यूनियन बी लिखें, ठीक है, ए यूनियन बी लिखने का मतलब क्या, कहने का मतलब हुआ कि ए जितने भी ए के एलिमेंट हैं और जितने भी बी के एलिमेंट, सबको साथ में लिख दीजिए, सबको मिला के लिख दीजिए, बस वही यूनियन हो गया। बस मिला देना, यूनियन जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सब है ना। देखिए ये 1 में भी ए में सेट एलिमेंट, ये ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट, ए का भी, बी का भी, 3 जो है मेरा सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का भी, 4 भी मेरा, ए का भी, बी का भी, 5 भी मेरा, ए का भी, बी का भी। अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, तो दो 4 था, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है ना, सेट में हम लोग पढ़े रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम रिपीट नहीं किए, इसलिए एक ही 4 लिए। दोनों में है ये 4, ऐसा नहीं कि दोनों में लिख देंगे, 3 भी दोनों में था, दोनों में लिख देंगे, नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो ये समझ में आ गया यूनियन। अब देखिए इंटरसेक्शन, देखिए क्या होता है। एक ए, ये तो भी समझ गए, ये भी समझ गए, यूनियन बस सब सारा सेट को मिला के लिखना होता है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी कहें, इंटरसेक्शन क्या करता है ना, इंटरसेक्शन क्या कहता है कि इस दोनों सेट में जो कॉमन सेट होता है, कॉमन सेट नहीं, इस दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट यानी कि
ऐसा एलिमेंट जो कि ए में भी हो और जो कि बी में भी हो, ऐसा एलिमेंट, केवल वही एलिमेंट आएगा इसमें कि जो ए में भी हो बी में भी हो। 1 ए में भी है बी में भी है, ठीक है, 1 2 ए में भी है बी में भी है, क्लियर है, 3 ए में भी है बी में भी है, 4 ए में भी है बी में भी है, लेकिन 5 ए में तो है ही नहीं, केवल बी में है, बस वो नहीं होगा। ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी, बस ए इंटरसेक्शन बी, बस यही हो गया, सिंपल है। अब देखिए अच्छा अब तो हो ही गया ना, क्लियर। अब देखिए एक टर्म आता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। ये क्या करता है ना, अगर मान के चलिए यहाँ पे एलिमेंट 1 क्या हम लिख सकते हैं एलिमेंट 1 इज बिलोंग्स टू ए? क्या 1 मेरा सेट ए से बिलोंग करता है? क्या ये 1 मेरा सेट ए में है? क्या 1 मेरा सेट ए में है? हाँ है। इसी तरह से अगर 2 भी मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो हम आराम से लिख सकते हैं जी 2 इज बिलोंग टू सेट ए, या फिर 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे होगा 5 तो है नहीं सेट ए में, तो ये बिलोंग्स टू नहीं, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इज बिलोंग्स टू सेट बी। क्या? तो ये बस बिलोंग्स टू, बस ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है इस चैप्टर में। बाकी अब अगले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 क्या लेक्चर 1 हो गया, तो लेक्चर 2 से बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो का मेन 11th में जो हमको रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना है। ये तो हम लोग को ओवरव्यू के भाई पढ़ क्यों रहे हैं और क्या क्या यूज होने वाला है, किस किस टर्म का यूज होगा हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है वो तो हम लोग अगले चैप्टर बोलते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके देन मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है। लेक्चर 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेन जो पढ़ना है हम लोग को, मेन टर्म्स। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर।